स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के जियोग्राफी का चैप्टर 1, जिसका कि पार्ट 1 है आज। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी 12वीं की परीक्षाएं अभी स्थगित की गई हैं, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही कोरोना काल में कुछ कमी आती है, यानी कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आती है और परीक्षा लेने के लिए समय आ जाता है, तो परीक्षा आपकी ली जाएगी। तो हम इसी की तैयारी के लिए स्पेशल सीरीज़ लेकर आए हैं आपकी जियोग्राफी की कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है एंड नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे। और इस वीडियो में जो जो टॉपिक कलेक्ट किए गए हैं, यदि आप उन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो 100% आपका चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी, आपका चैप्टर 1, जो कि पार्ट 1 है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पहला पॉइंट याद रखने योग्य है कि भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। ये दोस्तों आपका जो अभी पिछले कुछ समय पहले रिवीजन टेस्ट हुआ था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप इसे ज़रूर याद रखें। एंड नेक्स्ट आपका है मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था। प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश को ही पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। तो दोस्तों, ये पर्यावरणीय निश्चयवाद की एक छोटी सी कुछ इसका सारांश है। इसे अभी हम और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो ये इसका उत्तर यहाँ पे है। आप लिख सकते हैं कि अनेक विद्वानों ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है, जिनमें कुछ बातें समान हैं। अतः मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक यानी कि भौतिक तथा मानवीय जगत के बीच अंतर संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन भी अभी पिछले पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। दोस्तों, ये ज़्यादा नहीं आता आपके, ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी कि आपको 3 या 4 पॉइंट इसके बारे में लिखने पड़ते हैं, यानी कि इसके उप क्षेत्रों के नाम बताने पड़ते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं पर आपको कॉमन लगा हुआ दिख रहा है, ये सभी अलग अलग, यानी कि ये पूरा एक कहला जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहला आता है व्यवहारवादी भूगोल, उसके बाद आपका आता है सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। एंड आगे आपका आता है निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल तथा उद्योग भूगोल आदि। ये सभी आपके भूगोल यानी कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र कहला जाएंगे। तो चलिए आंसर इसका कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये दोस्तों आपका जो कि आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन है कि मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन एक है, लेकिन आपको ये 2 या 3 तरह से भी पूछा जाता है। चलिए इसका उत्तर जानते हैं कि आदिम अवस्था में जब प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था,
तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था। उस समय मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम ही थी। मानव की इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। यहाँ पर आप देख सकते दोस्तों, आपसे इस तरह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में समझाइए। जैसे कि यहाँ पर मानव के प्राकृतिकरण और पर्यावरणीय निश्चयवाद दोनों एक ही कहला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया, इस अवस्था में प्रकृति मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। विश्व में आज भी ऐसे समाज हैं जो प्रकृति पर्यावरण के साथ पूर्णतया सामंजस्य बनाए हुए हैं और प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य व साकार योग्य बनी हुई है। अपने सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों में भौतिक पर्यावरण माता प्राकृतिक रूप धारण किए हुए है। समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं और अपने अर्जित ज्ञान के बल पर तकनीकी कौशल विकसित करने में समर्थ होते जाते हैं। इस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ लोग और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होते हैं। वास्तव में पर्यावरण से प्राप्त संसाधन ही संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं, जिनकी छाप प्रकृति वातावरण पर सर्वत्र दिखाई पड़ती है। इस तरह यह प्रकृति का मानवीकरण होने लगता है। सो दोस्तों, ये था आपका प्रकृति का मानवीकरण। या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहा जाता है। तो ये दोनों ही प्रश्नों का उत्तर यही रहेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो में किसी भी प्रकार की आपको कमी दिख रही हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था। इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, जिसमें हम और जो भी मोस्ट क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे, और इस सीरीज़ में हम आपके इस सब्जेक्ट की फुल तैयारी करवाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।